सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 हमारी जियोग्राफी की बुक का जो है इंडस्ट्रीज़। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से भी कराऊंगी, बट उससे पहले हम नोट्स के थ्रू जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग पीपीटी आपके लिए लेकर आई हूँ बना के, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, देखिए ये रहा हमारा चैप्टर। आपको मैं एक बार पीपीटी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अमेजिंग पीपीटी आपके लिए मैं बनाकर लाई हूँ। और एक और चीज़ आपको मेरी वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि मोटिवेशनल डोज से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीच में आपके एंटरटेनमेंट के लिए पहेली होती है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है और जो कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देता है उसको नाम लेके अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो स्टे जेन्युइन, एवरीथिंग विल नेचुरली रिप्रोकेट और रिमूव इटसेल्फ। तो हमेशा जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम हो ना वैसे रहो। ठीक है, बी योरसेल्फ। ठीक है, ये नहीं है कि एक्टिंग करके कुछ और दिखा रहे हैं अंदर से कुछ और जब आप अपने आप से आप ट्रूथफुलनेस दिखाओगे ना, ठीक है, यानी कि आप जेन्युइन रहोगे तो अपने आप जो आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, वो अपने आप ही रिमूव होते चले जाएंगे। जी, तो ये थे हमारे मोटिवेशनल डोज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री की डेफिनेशन। तो देखो उससे पहले आपको बता देती हूँ मैं, आपको पता होगा कि कुछ हमारे पास 3-4 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, आपने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। तो देखो सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम कच्चे सामान से, ठीक है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे सामान के से हम यूज़ करके एक बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट बनाते हैं जो सारे लोगों के काम आता है। ठीक है जी, तो वो होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी, जहाँ पर हम कच्चे माल से एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जो सबके लिए यूज़फुल होता है। ठीक है जी, और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल। तो अब बेसिकली आते हैं हम चैप्टर पर। तो देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो जो इंडस्ट्री होती है ना, वो एक किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसके साथ कंसर्न है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। बेसिकली इसमें हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है जो खदान होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मिनरल्स के, वहाँ से हम मिनरल्स को निकालते हैं और क्या करते हैं, हम उनको फिर यूज़ करते हैं आगे। ठीक है, रॉ मटेरियल से, जो वो रॉ मटेरियल है हमारे पास मिनरल एक किस्म का, और उसे हम क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में हम उसे कन्वर्ट करते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्री की डेफिनेशन है। तो देखो एक बार और आपको बता देती हूँ, इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर गुड्स की प्रोडक्शन होती है। गुड्स की प्रोडक्शन मतलब कच्चे माल से जो है एक बड़ा फिनिश्ड गुड्स बनता है जो हमारे लिए काम का होता है। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो है सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप कि आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की हमारे पास इंडस्ट्रीज होती है। तो देखो 3 बेसिस पे जो है हमारी इंडस्ट्रीज को बेसिकली क्लासिफाई करा गया है। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है जिनमें डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो इस हिसाब से उन्होंने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर दिया कि जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर हमारे पास जूट यूज़ हो रही है, इसमें जो है स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे कि किसी इंडस्ट्री का साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखो ऑनरशिप का मतलब क्या है कि वो जो इंडस्ट्री है उसको ऑन किसने किया हुआ है, यानी कि वो लगाई किसके द्वारा है और किस पे उसका कंट्रोल है। ठीक है जी, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम पढ़ते हैं हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है। तो देखो सबसे पहले होती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आपको एग्रो बेस्ड से ही कुछ पता चल रहा होगा कि एग्रीकल्चर पे बेसिकली ये बेस्ड होती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें प्लांट्स और एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि एनिमल्स को,
ठीक है, जैसे लेदर वगैरह होती है ना एनिमल्स की कई बार, और कई बार हमें उनसे बहुत सारे जैसे मिल्क वगैरह मिल गया, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आगे फर्दर जिससे हमारी जो है स्वीट्स वगैरह बनती हैं। और दूसरा प्लांट्स को तो हर एक चीज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमें इनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको यूज़ करके हम आगे इंडस्ट्रीज़ जो है बेसिकली लगाते हैं जो फिनिश गुड्स बनाती हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड। अब मिनरल बेस्ड के अंदर क्या होता है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मिनरल ओर्स को, यानी कि जब हम खदान होती है बड़ी बड़ी, वहाँ से जब बड़े बड़े जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनको जब रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो देखो जैसे कि आयरन ओर हो गया, ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरह लेते हैं हम, आयरन ओर होता है, ठीक है। आयरन ओर से जो होता है हमें स्टील भी मिलती है और हमें इससे मिलता है आयरन, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं आगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जो इंडस्ट्री आयरन और को यूज़ करेगी, मिनरल्स को यूज़ करेगी, उन्हें हम बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मेराइन से ही हमें क्लियर हो रहा है कि मेराइन यानी कि पानी से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ओशंस और सीज से, ठीक है, जो हमारी सी होती हैं, ओशंस होती हैं, उनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं जिनसे वो आगे फर्दर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कि सीज और ओशन से वो रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है हमारी मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और दूसरा क्या होता है हमारे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो बेसिकली क्या करती हैं, फॉरेस्ट से जो हमें मटेरियल मिलता है, सपोज अगर हमें लकड़ी मिल गई, हमें बहुत सारी हर्ब्स मिल गई, उनसे दवाई बना दी, ठीक है, उनसे बेसिकली आगे हमने कुछ फर्नीचर बना दिया, तो ये जो है बेसिकली हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इस तरह होती हैं, ठीक है जी। तो ये देखो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इंडस्ट्री क्या होती है मैंने बता दिया आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर बेसिकली गुड्स की प्रोडक्शन होती है और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन क्या थी और ऑन द बेसिस ऑफ हमने रॉ मटेरियल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे किस तरह से जो है इंडस्ट्री को बेसिकली डिवाइड किया गया है। तो देखो साइज के अगर हम बात करें ना, तो इसमें आता है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है। अब कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब है कि कितने पैसे लगाए गए हैं। अगर किसी इंडस्ट्री पे थोड़े पैसे लगाए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर थोड़े लोग जो है वो काम कर रहे हैं और जो उनकी प्रोडक्शन है वो सिर्फ मटेरियल भी थोड़ा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया कि जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे बड़े एरिया में इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जहाँ पर जो है बेसिकली थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करा जा रहा है और बेसिकली हाथ से काम किया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, बट जो स्मॉल स्केल है वहाँ पर हमें हाथ से देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारा बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे किस तरह से जो है इंडस्ट्रीज डिवाइडेड है। तो देखो ऑनरशिप क्या होती है कि किसके अंडर में जो है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री है। तो देखो एक होते हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जो हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो अपने पैसों से एक बड़ी सी इंडस्ट्री खोल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या है, ठीक है, या फिर 2-4 जो लोग हैं, ठीक है, एक ही फैमिली के इकट्ठा होकर क्या खोल रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री खोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि उन पे सिर्फ उनका हक है। अपने घर से लेके देखो आप, अगर आप शॉप लेते हो, ठीक है, अगर आप उस शॉप को बड़ी सी शॉप है आपकी, ठीक है, आपने उसे बहुत इंडस्ट्री टाइप मानो, ठीक है, अब आप शॉप खोलते हो सपोज, ठीक है। तो देखो बहुत से लोग शॉप खोल के रखते हैं ना अपनी, अब वो उनकी क्या खुद की शॉप है, प्राइवेट है उनकी शॉप। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज होते हैं जब लोग खुद अपनी इंडस्ट्रीज खोल लेते हैं। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो सरकार खोलती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेगा मगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इंडस्ट्रीज है जो सरकार इन खुद लगाती है, उनकी ये 2 इंडस्ट्रीज के नाम आपको दिए गए हैं।
अब देखो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें क्या होता है स्टेट, यानी कि हमारी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर जो है एसएसटी में हम स्टेट को एज अ गवर्नमेंट यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो जहाँ पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और इंडिविजुअल्स का भी। यार देखो जैसे अडानी हो गए, ठीक है ना, टाटा वगैरह है, तो ये क्या करते थे, आधा शेयर खुद डालते थे और जो है बेसिकली गवर्नमेंट के साथ क्या कर लेते थे, ये साझा जैसे होता है ना, ठीक है, और वो एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लेते थे। तो बेसिकली जो इनकी कंपनीज होती थी वो आधी गवर्नमेंट ओन्ड होती थी और आधी प्राइवेट ओन्ड। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, जहाँ पर सरकार भी और इंडिविजुअल्स दोनों उसे ऑन करते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, अब देखो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। कोऑपरेटिव से पता चल रहा है कि जहाँ पर कॉपरेशन होगा, कोऑपरेट करते होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ओन करी जाती है, ऑपरेट करी जाती है प्रोड्यूसर्स से, यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है। सपोज करो एक ये है, एक ये इंसान है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और ये आगे इससे फर्दर बेच के प्रोडक्शन वगैरह कुछ भी कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, दोनों आएंगे और कहेंगे हम एक इंडस्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है, मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा और तू प्रोडक्शन करता रहियो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके जी, अब देखो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके लिए माइंड मैप लेकर भी आई हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे लिखे तो देखो एग्रो बेस्ड होती है, मैंने आपको एग्रो बेस्ड के बारे में पढ़ाया, मेराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है। साइज के बेसिस पे हमने पढ़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओनरशिप के बेसिस पे हमने 4 इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। आई होप कि आपको पीपीटी अच्छी लग रही होगी। प्लीज प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट अ लॉट। अब मैथ के लिए इतना कर रही हूँ, आपको तो सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। तो देखो अब बेसिकली हम बात करते हैं, हमने बात कर ली कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, क्लासिफिकेशन कितनी टाइप्स की होती है। अब बेसिकली हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज हमें लगानी कहाँ चाहिए, ठीक है। तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इमेज आपके लिए लाई हूँ, ये देखो आपको दिख रही होगी। तो इस तरह हमें इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल मिले, यानी कि ऐसी जगह पर हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छा मिलता हो, अच्छी क्वांटिटी का मिलता हो, अच्छे से आ जा सके वहाँ पर रॉ मटेरियल की जो ट्रक्स वगैरह होती हैं। दूसरा क्या है, वहाँ पर हमें लेबर अच्छी मिलनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही लोग काम पे आ रहे हैं, वहाँ बाकी कह रहे हैं बहुत दूर है, ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ रॉ मटेरियल अच्छा मिलता हो, लेबर अच्छी हो, कैपिटल उन्होंने अच्छी लगा रखी हो, ठीक है, बेसिकली पैसा उसमें अच्छा लगा रखा हो, और उसके आसपास क्या होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज ऐसी जगह लगती है जहाँ पर मार्केट होनी चाहिए, जहाँ हम उसका सामान जाके बेच सके, ठीक है, प्रोड्यूसर्स वगैरह को हम ढूंढ सके, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको हम अच्छे से ढूंढ सके। और दूसरा क्या है, पानी। हर एक इंडस्ट्री में बेसिकली पानी का यूज़ होता ही होता है। तो बेसिकली वहाँ आसपास पानी होना चाहिए। पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है मशीन्स को चलाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। और ज़मीन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि कोई फालतू में कहीं पर भी हमने इंडस्ट्री ठोक दी है लगा के, ठीक है, ना रॉ मटेरियल मिल रहा है, ना लेबर मिल रहा है, ना कैपिटल, ना मार्केट है आसपास, ना पावर है, लैंड भी बेकार सी है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि वहाँ से रास्ता, वहाँ इंडस्ट्रीज इतनी दूर लगाई है कि रास्ते में आते जाते 4-4 घंटे लग रहे हैं हमें। और कम्युनिकेशन मतलब हमें इस तरह होनी चाहिए कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इस चार्ट से बहुत कुछ समझ आया होगा। जल्दी से लाइंस पढ़ लेते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है यहाँ, यानी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली होना चाहिए। और देखो क्या करते हैं गवर्नमेंट जो है ना, बेसिकली सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या करती है गवर्नमेंट, आपको कहती है वैसे अगर कोई प्राइवेटली अपनी इंडस्ट्री खोलेगा ना तो वो एक मार्केट एरिया में ही खोलेगा, ठीक है, जहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें मिल रही हो। बट कई बार क्या करते हैं गवर्नमेंट ना, बहुत से लोगों को सब्सिडी देती है कि तुम जाके बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़ा हुआ एरिया ना, वहाँ पर जाके अपनी इंडस्ट्री लगाओ, ताकि वहाँ के लोगों को क्या है अच्छे से जॉब वगैरह मिल सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जाके, ठीक है। और इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, उन्हें रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम पैसों में जो है अवेलेबल कराती है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर भी। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर 3 बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इनपुट के अंदर क्या होता है, जो हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारा पावर है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की सारी फैसिलिटीज़, और जो हम रॉ मटेरियल हमारी प्रोसेसिंग के अंदर डाल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। हमने
एक इंडस्ट्री, हमने उसमें इनपुट लगा रखा है। अब इनपुट क्या, हमने उसमें जो पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, हमने जो रॉ मटेरियल वहाँ से हम लेके आए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब कुछ हमारा इनपुट के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पर वो रॉ मटेरियल क्या होगा, एक फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट होगा, और वो फिनिश्ड गुड क्या होगा, हमारा आउटपुट। यानी कि इनपुट क्या था, जो हमने लगाया, प्रोसेसिंग हुई और फिर उससे हमें जो है रिजल्ट मिला, जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है जी, तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रीजन की। अब इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन अमर्ज होते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम लगा देते हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पर होती है वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो बेनिफिट शेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। जैसे कि बेसिकली ऐसे कौन से रीजन्स है, तो देखो ईस्टर्न जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली लाइन इसे लर्न कर लेना, ठीक है। तो देखो जहाँ पर है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप हो गया, हमारा ईस्टर्न जो है बेसिकली यूरोप हो गया, और हमारे ईस्टर्न एशिया, ठीक है जी। तो ये कौन सी रीजन्स है, इंडस्ट्रियल रीजन्स है। और बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, वो ऐसा माना जाता है कि वो कहाँ पर लोकेट करते हैं, जहाँ पर सी पोर्ट हो। सी पोर्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसा कहा जाता है कि वो बेसिकली सी पोर्ट्स के पास ही बेसिकली लगानी चाहिए, ताकि जो है बड़े बड़े जहाज़ों से सामान आ जा सके, ठीक है। अब देखो इंडिया के अंदर, ये तो हमने बात करी वर्ल्ड की कि वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से। तो देखो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर, यानी कि मुंबई और पुणे, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु और तमिलनाडु का जो रीजन है, हुगली रीजन जो है कलकत्ता के पास है हुगली रिवर, ठीक है। और अहमदाबाद बड़ौदा रीजन जो है, और जो हमारे जो नीचे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह है ना, छोटा नागपुर डेक्कन प्लेट्यू इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गई, विशाखापट्टनम गुंटर बेल्ट, तो ये बेसिकली क्या है, हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल रीजन्स है। अब देखो एक मैप भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब देखो जो स्किन कलर से मार्क है वो आपके वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, यानी कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बेल्ट है, और जो ब्लैक के एरिया से मार्क है वो है आपके इंडस्ट्रियल रीजन। तो आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा यहाँ पर वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट आप देख सकते हो मैप के अंदर, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल रीजन क्या है वो क्या है, जो हमारा ब्लैक एरिया मार्क हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है, हमारे पास आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। और जो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, हमारी जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया, ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आयरन और स्टील की इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे कि कौन सी इंडस्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली वो हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, ठीक है जी। नेक्स्ट ऐसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ हब्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, ठीक है, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है, और हमारा जो बेंगलुरु रीजन है इंडिया का, तो वहाँ पर हमें बेसिकली आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री जो वो देखने को मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है ना उसे फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी कि जो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक एज अ फीड करती है उन्हें, बेसिकली ये कहा जाता है उन्हें, ठीक है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री के अंदर इनपुट लगाया जाता है, ठीक है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या लगता है, ओर्स लगती हैं, यानी कि एकदम से एक्सट्रैक्ट किया मटेरियल और वो हमें लेके चले गए इंडस्ट्रीज के पास, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो दोबारा से आपको समझा देती हूँ। ये जो इंडस्ट्रीज होती है हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री, IES लिख रही हूँ मैं, ISI, ठीक है। अब क्या होता है, इनके पास सीधा हमें खदानों से जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया वो इनके पास आएगा, और फिर ये जो है बहुत सारे प्रोसेस होंगे, स्मेल्टिंग वगैरह के प्रोसेस होंगे, आयरन और स्टील के अंदर कन्वर्ट होगा, आयरन में कन्वर्ट होगा, बहुत सारे स्टेजेस लगेंगे, और फिर जब इन इंडस्ट्री से एज अ आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आयरन और स्टील, प्योर आयरन और स्टील मिलेगी, जिसे जो है बाकी की इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, और फिर उनसे बाकी आगे सामान बनाती है आयरन और स्टील का। तो इसलिए आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है ना इसे फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। अब स्टील की इंपॉर्टेंस कैसा क्या है भाई स्टील में, तो देखो स्टील जो होता है ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। उसकी जो शेप है उसे हम शेप भी दे सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, तारे भी हम उसकी वायर्स फॉर्म में भी हम उसे बना सकते हैं,
और जब एलॉयज़ उसके साथ जुड़ जाते हैं ना तो उसमें और ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है, और ज़्यादा टफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उस पर एक एबिलिटी होती है कि उस पर रस्ट, उस पर जर जो है वो कभी भी नहीं लगता है। ठीक है जी। और जो स्टील है उसे बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि अगर स्टील, आप सोच के देखो, अगर लोहा और स्टील नहीं होगा आपकी लाइफ में तो क्या हो, सिर्फ लकड़ी हमारे पास सिर्फ बचेगी, है ना। तो देखो शिप्स हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक्स हो गई, कार्स हो गई, ऑटो, हर चीज़ जो है स्टील से बनी हुई है। यानी कि सेफ्टी पिन से लेके बड़े बड़े जहाज तक जो है ना वो स्टील, उनका स्टील जो है इन सब चीज़ों में यूज़ करी जाती है। और जो ऑयल वेल्स होते हैं, इनकी बड़े बड़े वेल्स होते हैं ऑयल्स के, उनको भी स्टील मशीनरी के साथ ड्रिल करा जाता है। स्टील की पाइपलाइंस यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी स्टील यूज़ होता है भाई। लोहा और लोहे के आपने देखे होंगे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कुछ एक स्टिक टाइप होते हैं लोहे के, जो बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। इसी तरह से स्टील के भी होते हैं जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टील इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमें स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगानी चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है। तो देखो, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो वहाँ हमें लगानी चाहिए जहाँ हमें अच्छा रॉ मटेरियल मिल रहा है, पावर की सप्लाई मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है ये हमें कब से देखने को मिल रही है, 1800 शताब्दी के बाद, ठीक है, आई है हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि बेसिकली अंग्रेज ही लेकर आए थे ना, क्योंकि हम तो जो है इंडियंस हैंडीक्राफ्ट्स पर बेसिकली डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट है, और जो नेक्स्ट जो लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन इंडस्ट्री के पास, वो है ये कोयल फील्ड्स, यानी कि जहाँ से कोयला आसानी से मिल जाए, रेलवे स्टेशन हो आसपास में, रेलवे चलता हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कैनाल्स वगैरह हो, इस तरह में यहाँ पर ये लगानी चाहिए, ठीक है। और 1950 के अंदर आते आते क्या होने लगा, आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है ना वो फ्लैट लैंड जो होता है, फ्लैट लैंड पर और सी पोर्ट्स के आसपास, देखो दिख रहे होंगे आपको फ्लैट लैंड और सी पोर्ट्स के आसपास, जहाँ से जो है देखो इस किश्ती में ये अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए जो है यहाँ पर 1950 के अंदर ये ऐसी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर कौन कौन सी है। तो देखो, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हमें एक एडवांटेज क्या मिल जाता है कि हमें अपनी इंडिया से ही रॉ मटेरियल मिल जाता है आयरन एंड स्टील का, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है हमारे इंडिया के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट है उनमें से देखो, बुरनपुर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, भिलाली है, ठीक है, जमशेदपुर है, और रोरकीला है, बोकारो है, एंड भाद्रवती है, विजयनगर है, विशाखापट्टनम एंड सालेम। तो ये ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है जी। अब हम पढ़ लेते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम टिस्को भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अब आपकी पहेली का टाइम हो चुका है, ठीक है, आपको पहेली में दे देती हूँ। हाँ जी, ये रही आपकी पहेली, 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। ये आपकी पहेली आज के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जो उसका आंसर सही देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में नेम लेकर अप्रिशिएट किया जाएगा। तो आज हम पढ़े थे टिस्को के बारे में। तो देखो, टिस्को जो है वो बेसिकली 1907 के अंदर, 1907 के अंदर स्टार्ट करी गई थी साक्ची के अंदर। यानी कि कहाँ पर है कि ये एक रिवर पड़ती है, सुबर्णरेखा रेख, ठीक है, उसके पास ये है, ठीक है, उसके पास ही हमारी इंडस्ट्री लगाई हुई है। और कहाँ पर है ये, झारखंड। यहाँ से 2 रिवर्स पाते हैं, एक हमारी कारकाई और दूसरी हमारी सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है इस कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये बेसिकली कॉल्स लेकर आते हैं, ये ज़ारिया कॉल फील्ड से इनको कॉयल मिलता है, आयरन और मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है इनको अच्छे से, ठीक है। और ओडिशा से मैग्नीज और डोलोमाइट मिल जाता है इनको, और छत्तीसगढ़ से सारा सामान ये ले आते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद खारखाई और जो सुबर्णरेखा रिवर है हमारी, यहाँ से इनको अच्छा पानी मिल जाता है, ठीक है। और ओडिशा झारखंड से इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, यहाँ से इन्हें पानी मिल जाता है। गवर्नमेंट जो है इन्हें कैपिटल वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करती रहती है कि तुम इस इंडस्ट्रीज के अंदर और डेवलपमेंट करो। और बेसिकली जो है जमशेदपुर के अंदर टिस्को के बाद बहुत सारे और भी प्लांट्स जो है वो लगने शुरू हो गए थे, जो कि केमिकल्स प्रोड्यूस करते थे, लोकोमोटिव पार्ट्स, मशीनरी, केबल वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। तो देखो, बेसिकली इसकी वजह से जो हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और बेसिकली जो और बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर वो इन इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना, वो क्या करती है, उसके अंदर बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, और एज वेल उसके अंदर छोटे छोटे स्टील मिल्स भी हैं, ठीक है, जो तभी चल पाएंगे अगर ये इंडस्ट्रीज़ जो है आयरन और स्टील की चलेगी। इसके बाद जो है
और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रोलिंग मिल्स की हो गई, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो उन सब के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्सबर्ग, ठीक है, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, हमारी अमेरिका के अंदर जो है ये एक सिटी है, ये स्टील सिटी से बोलते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर इसे ना बहुत सारी लोकेशनल एडवांटेजेस मिलते हैं, यानी कि कोयल इनको बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है, आयरन ओर इनका आ जाता है मेंस्टोनिया से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनकी आयरन माइंस है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पिट्सबर्ग है वहाँ पर आयरन माइंस कहाँ पर है, कहाँ से उन्हें आयरन ओर मिलता है, तो है वो हमारा मेनस्टाइन। नेक्स्ट है इन माइंस के बीच में जो एक बेस्ट रूट है, ठीक है, जिस यहाँ से अपने ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छे से चलाते हैं। और 3 रिवर्स वहाँ से बहती हैं, ओहियो, मोंगलाही एंड एल्गेनी, ये 3 रिवर्स है जो इनको वाटर अच्छे से प्रोवाइड करती है। और जो फिनिश्ड स्टील है वो यहाँ से लैंड और वाटर रूट्स पे बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और जो पिट्सबर्ग है, ठीक है, पिट्सबर्ग का जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं जो इसे रॉ मटेरियल और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। और जब हमारे वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब जो है कॉटन क्लॉथ बनाया गया था। व्हील्स जो होते हैं ना हमारे चरखे वगैरह और लूम्स वगैरह, स्पिनिंग टेक्निक्स की, मतलब कि जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तब हमारा जो है कॉटन क्लॉथ बनाया गया था स्पिनिंग के मेथड से। और 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी के अंदर जो पावर लूम्स हैं उनकी वजह से डेवलपमेंट हुई थी किसकी, कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है। तो बेसिकली व्हील्स और जो लूम्स है वो बहुत ज़्यादा इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इनकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी। और सबसे पहले ये लगी थी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, उसके बाद जो बाकी के इंडिया के पार्ट्स थे वहाँ पर ये लगनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट है आज चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल्स है और बहुत ज़्यादा कॉटन ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पहले से ही जाना जाता है कि यहाँ से जो कॉटन क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो है प्रोड्यूस होते हैं। और ब्रिटिश के रूल से पहले ना इंडिया के पास हैंड स्पन होता था और जो वुमेन्स जो हैंड से जो है क्लॉथ को बनाया करती थी, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद जो है जो मसलिन का कपड़ा होता है, चिंतजन का कपड़ा होता है, क्लाइकोस और जो गोल्ड, ठीक है, ये हमें जो है बेसिकली इनसे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता था, ठीक है जी। और फर्स्ट जो है हमारे इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी वो लगी थी बच्चों मुंबई के अंदर 1854 में, ठीक है। तो हमारे देखो इंडिया के अंदर ना ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे, बट यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी का प्रोड्यूस करते थे। बट जो है फिर भी हमारे इंडिया के अंदर लेट लगी कॉटन इंडस्ट्री, क्योंकि जो है ब्रिटिशर्स यहाँ से कॉटन ले जाकर अपने ब्रिटेन में इन्होंने पहले लगा ली थी, फिर बाद में हमारे इंडिया के अंदर 1854 के अंदर लगी थी। और बेसिकली आपको मैं दिखा देती हूँ वैसे कौन से सेंटर्स है जहाँ पर ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। देखो कोयम्बटूर है, कानपुर है, चेन्नई है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत, ऐसे रीजन्स है जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर हमारे इंडिया के अंदर। अब अहमदाबाद को हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स है वहाँ पर जिसकी वजह से वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो अहमदाबाद है ना, ये हमारा जो कॉटन है ये इसके हार्ट यानी कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है उसका हार्ट कहा जाता है बेसिकली अहमदाबाद को, क्योंकि यहीं से जो है बेसिकली कॉटन इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल जाता है। और यहाँ ये जो है अहमदाबाद ये इसकी क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग और वीविंग बहुत अच्छे से होती है, यहाँ पर लेबर भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम What were the problems that affected the cotton textile industries in अहमदाबाद। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अहमदाबाद की जो इंडस्ट्रीज है उसको अफेक्ट करती है। तो देखो वहाँ पर जो है बेसिकली जो बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स है बाकी की वो बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी हैं आदि, ठीक है। और दूसरा क्या है कि किस वजह से हुई है वो इंडस्ट्रीज़ बंद, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ जो है वो कंट्री के अंदर खुल रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो अहमदाबाद की जो इंडस्ट्री है उसे थोड़ा सा जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बहुत सारी वहाँ पर बंद भी हो चुकी हैं। और दूसरा क्या है, वहाँ पर जो है ना मशीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड नहीं करी गई, यानी कि वहाँ पर जो मशीन्स और जो टेक्नोलॉजीज आ रही थी उनका ज़्यादा वहाँ पर यूज़ नहीं किया गया।
नेक्स्ट ओसाका के बारे में हमें दिया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, ठीक है, जापान के अंदर है और ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, और जो मैनचेस्टर ऑफ जापान है उसे ओसाका को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई थी, और क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्लाइमेट है, ठीक है, और यहाँ पर रिवर कौन सी है? योडो। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी रिवर है जो ओसाका, जिसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, पानी प्रोवाइड करती है? तो वो हमारी योडो रिवर है, और यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है, इंपोर्ट जो है रॉ मटेरियल का बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है बच्चों जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पीक पर चल रही है, और आगे भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे इवेंट्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इवेंट सब आईटी इंडस्ट्री के थ्रू हो रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। और मैं आपको वीडियो पहुँचा पा रही हूँ ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अब देखो बहुत सारे हमारे पास आईटी सेक्टर इंडस्ट्री के बहुत सारे हब्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली के अंदर है, कैलिफोर्निया हो गया, बेंगलुरु हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारी आईटी सेक्टर के कुछ हब्स हैं। अब हम देख लेते हैं बेंगलोर क्यों इतना उसे एडवांटेज मिला है, क्योंकि जो है बेंगलोर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर, और वहाँ का जो रेंट है और जो लिविंग का खर्चा वो भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वहीं पर अपनी आईटी पॉलिसीज़ को बेसिकली अनाउंस करा था गवर्नमेंट ने 1992 के अंदर भी, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्किल है लोगों के पास, इसलिए ये वहाँ पर ज़्यादा हो पाया है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली की क्या एडवांटेजेस हमें मिलती है? तो देखो जो सिलिकॉन वैली है ना, वो बेसिकली साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर माना जाता है वर्ल्ड का, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, अट्रैक्टिव और क्लीन इन्वायरमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर अगर कुछ में किसी को कुछ एक्सपैंड करना हो तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है। दूसरा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स यहाँ पर अच्छे हैं आसपास, और दूसरा क्या है, यहाँ से ये अच्छे से इनको मार्केट एक्सेस हो पाती है, और ये स्किल्ड वर्कफोर्स को यहाँ से यूज़ कर पाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, हो चुका है सारा का सारा समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय।